अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। कातिल की तलाश की पिछले एपिसोड में आपने सुना कि फायजा ने वो मंजर देखा जो बहुत भयानक था। ब्यूटी पार्लर में उन दो लड़कियों को उस दरिंदे ने सफाकी से कत्ल कर दिया। वो कांप कर रह गई। वो बहुत करीब थी कि चेहरा देख लेती उस कातिल का, लेकिन उसने न जाने ऐसा क्या किया कि वो उसको नहीं देख सकी। मुनीर अगर उसके पास था तो थोड़ी देर बाद उठकर कहाँ चला गया था। तमाम सवालात उसके जहन में है। उस कातिल की तलाश में वो खुद अपने आप को जांच रही है और फिर एकदम किसी का फोन आता है। अब आगे। हेलो, मैं इंस्पेक्टर निसार बात कर रहा हूँ। मुझे बेगम फायजा मुनीर से बात करनी है। मैं फायजा ही बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, उसने धीमे लहजे में कहा। रस्मी जुमलों के तबादले के बाद निसार मलिक बोला, आपको एक अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देनी थी। हम तो ये समझकर बहुत मुतमईन और खुश थे कि जुनूनी कातिल से निजात मिल गई है, लेकिन आज मैंने एक काम से क्लिफ्टन थाने के एसएचओ को फोन किया था तो पता चला कि उस इलाके में बिल्कुल उसी जाने पहचाने अंदाज में वारदात हुई है। 3 फैशनेबल, खूबसूरत और मुलाजमत पेशा लड़कियां एक पुरानी कोठी का पोर्शन किराए पर लेकर रहती थीं। उसी बेरहमाना तरीके में उनको कत्ल किया गया है, उसी अंदाज में उनको मारा गया है, बल्कि किसी की गर्दन तो धड़ से अलग कर दी गई है। फायजा को अपना गला बेहद खुश्क महसूस होने लगा। उसने निसार मलिक को बताना चाहा कि वो ये मंजर पहले ही देख चुकी है, मगर वो बता नहीं सकी। अब कोई फायदा था भी नहीं। जिस वक्त उसने ये मंजर देखा था उस वक्त भी अगर उसे कोई काबिल जिक्र सुराख मिल जाता तो वो जरूर पुलिस से राब्ता कायम करती। वो निसार मलिक को ये भी नहीं बता सकी कि पुलिस को यकीनन जल्द ही किसी और इलाके में एक और ऐसी ही वारदात की इत्तला मिलेगी। किसी ब्यूटी पार्लर में 2 लड़कियां ऐसे ही अलमनाक अंजाम से दो-चार होंगी। कोई दरिंदा उनको बुरे तरीके से मार डालेगा। ये बताने का भी अब कोई फायदा नहीं था। वो महज इजहार अफसोस करके रह गई। निसार मलिक बोला, दरहकीकत मैंने इस वक्त आपको एक और ही सिलसिले में फोन किया था। वो दरिंदा सिफत शख्स जिसे 3 रोज पहले हमने आपकी मदद से पकड़ने की कोशिश की थी और जो हमारे हाथों हलाक हो गया था। आपको याद ही होगा कि वो आपकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर गिरा था, बल्कि उसके खून आलूद हाथों का निशान भी आपकी गाड़ी के शीशे पर पड़ गया था, जिसे बारिश ने धो डाला था। आप तो यूं याद दिला रही हैं जैसे ये बहुत पुरानी बात हो। भला उस हौलनाक रात को मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ। उस रात के हर मंजर का हर नक्श मेरे जहन में ताज़ा है। ऐसा ही रबनवाज का क्या हाल है जिसके पेट में उस जुनूनी ने चाकू घोंप दिया था। रबनवाज की हालत अब खतरे से बाहर है। उम्मीद है कि वो 15 रोज में बिस्तर से उठ खड़ा होगा। खुदा का शुक्र है। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे। वो जुनूनी जब आपकी गाड़ी के पास ढेर हुआ था तो उसके हाथ से चाकू भी यकीनन वहीं कहीं गिरा होगा। उस वक्त भगदड़ और अफरा तफरी में हमें उसका ख्याल ही नहीं रहा। ताहम सुबह के वक्त जब हम वहां से जाने लगे तो हमें इस बात का ख्याल आया कि हमने उस कोठी और उसका पिछला हिस्सा सब छान मारा, पर हमें कहीं उसका निशान नहीं मिला। हम काम तो खैर उसके बगैर भी चला लेंगे, लेकिन बहरहाल एक अहम शहादत है, वो आलायक कत्ल है। हमें उसको अदालत में जमा कराना है। अगर वो मिल जाता तो अच्छा है। मैंने सोचा आपसे मालूम कर लूं, शायद बेख्याली में आमिर साहब या मुनीर साहब ने उसे उठा लिया हो। आखिरी अल्फाज निसार मलिक ने खासी हिचकिचाहट में बोला। इंस्पेक्टर साहब, फायजा के लहजे में हल्की सी सख्ती और संजीदगी झलक आई। ना तो मेरे मियाँ इतने बेवकूफ़ हैं, ना ही मेरे भाई साहब कि जाए वारदात से आला कत्ल उठाकर बेख्याली में घर ले आए। हम इस किस्म की यादगारें जमा करने का शौक नहीं रखते हैं। अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। निसार मलिक जल्दी से इंतहाई माजत खाना लहजे में बोला, मुझे पहले ही इसका अंदेशा था। दरअसल मैं शायद अपना मतलब सही तौर पर वाजे नहीं कर सका। मेरा मकसद सिर्फ इस सिलसिले में मालूमात हासिल करना था कि शायद आमिर साहब या मुनीर साहब को चाकू के बारे में कोई बात याद हो जिससे हमें उसको तलाश करने में मदद मिल सके। वैसे तो वहाँ भी बहुत से तमाशाई मौजूद थे। ऐन मुमकिन है उनमें से किसी ने उठा लिया हो। आप कोई गलत ख्याल दिल में मत लाइएगा। फायजा साहिबा, आपने तो हमारे साथ ताउन किया है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसका सिला हम कभी नहीं दे सकते हैं आपको, निसार मलिक ने इजहार तशक्कुर के अंदाज में कहा। लेकिन फायजा का ध्यान अब उसकी बातों में नहीं था। बिलाखिर उसने निसार मलिक को यकीन दिलाया कि वो खफा नहीं। फिर नर्म लहजे में उसे अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। एक बार फिर वो रिवॉल्विंग चेयर पर नीम दराज हो गई। उसकी नजरें सामने की दीवार पर थीं। वो गोया पलक झपकना भूल गई थी। उसकी पेशानी में एक रग फड़क उठी।
اس کے ذہن میں یہی سوال گونج رہے تھے، آخر چاقو وہ چھری کہاں چلی گئی؟ کون اسے لے جا سکتا تھا؟ ایسی چیز سے کسے دلچسپی ہو سکتی تھی؟ لے جانے والی کی نظر میں اس کا کام کیا تھا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سوالات بہت اہم ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ فائزہ کے پاس سوال بہت تھے پر جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی کن پٹیاں درد کرنے لگی تو اس نے ان سوالوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور منیر کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہت دیر سے خاصی تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ قدرے حیرت سے سوچ رہی تھی کہ منیر ایسے موسم میں نہ جانے کہاں ہوگا۔ پھر اسے یوں ہی گمان سا گزرا کہ این ممکن ہے منیر شہر کے جس حصے میں ہو وہاں بارش نہ ہو رہی ہو۔ شہر بھی تو جنگل کی طرح بے حساب پھیلا ہوا ہے اور یہ تجربہ 2 مرتبہ خود فائزہ کو ہو چکا تھا۔ وہ دیر تک اپنے بے سروپا خیالات میں الجھی رہی۔ اچانک ملازمہ نے آ کر اسے بے قرار سوچوں کے سمندر سے نکالا۔ بیگم صاحب آ گئے ہیں اور بیڈ روم میں چلے گئے ہیں۔ وہ اٹھی اور بیڈ روم کی طرف چل دی۔ اسے اپنی مہویت پر حیرت تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہو سکا کب گیٹ کھلا، کب گاڑی اندر آئی، کب اندرونی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اکثر و بیشتر ہی وہ اپنے خیالات میں اسی طرح کھو جاتی تھی۔ وہ بیڈ روم میں پہنچی تو منیر جوتے اتار رہا تھا۔ فائزہ کی طرف دیکھ کر وہ قدرے بے دھیانی کے عالم میں مسکرا دیا۔ اس کی قمیض کچھ گیلی سی نظر آ رہی تھی۔ آپ تو اوور کوٹ لے کر گئے تھے، اس کے باوجود بھیگ کر آئے ہیں؟ فائزہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بارش ہو جائے گی تو اوور کوٹ کے بجائے رین کوٹ لے جاتا۔ موقع کی مناسبت سے صحیح چیز لے کر نہ جانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لیکن آپ میرے ساتھ تھے اس وقت، اچانک آپ کو کام کیسے پڑ گیا؟ اور اتنی بارش میں آپ کہاں تھے؟ ارے بھائی، کام میں پھنس گیا تھا، بس کیا کہوں تمہارے سامنے۔ آپ کا اوور کوٹ کہاں ہے؟ وہ میں نے ڈرائی کلیننگ کی دکان میں دے دیا ہے۔ کیوں؟ وہ تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ فائزہ نے پوری کوشش کی کہ اس کے لہجے سے حیرت ظاہر نہ ہونے پائے اور نہ ہی ظاہر ہو۔ وہ بہت زیادہ تجسس کے عالم میں پوچھ رہی تھی اور وہ ہر بات سرسری لہجے میں کر رہی تھی۔ جب تم اپنے کمرے میں آ گئی تھی تمہیں سر درد ہو رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد تو میں باہر نکلا تھا گھر سے۔ اس وقت صاف ستھرا تھا میرا اوور کوٹ۔ جس وقت ڈرائی کلینر کو دیا تو وہ صاف ستھرا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ راستے میں ایک جگہ گاڑی پنکچر ہو گئی تھی۔ مرسیڈیز پنکچر ہو گئی؟ تم تو یوں حیران ہو رہی ہو جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ ارے ہمارے ملک کے سڑکوں پر تو اگر کوئی فولاد کے ٹائروں والی گاڑی بھی آ جائے تو وہ بھی پنکچر ہو جائے گی۔ کیا سڑکوں کا حال تمہیں پتا نہیں ہے؟ خیر تو پھر کیا ہوا؟ میں اس وقت مین روڈ پر تھا، سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ گاڑی کچے میں اتار کر میں نے بڑی مشکل سے ٹائر بدلا۔ اسی دوران میں بھیگ گیا تھا، حالانکہ ایک درخت کے نیچے تھا، اور اسی دوران ایک گاڑی تیز رفتاری سے میرے پیچھے سے گزری جس نے بہت سی کیچڑ مجھ پر اچھال دی تھی۔ آج تک میں نے صرف محاورہ ہی سنا تھا، کیچڑ اچھالنا، لیکن آج جب اس گاڑی نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً مجھ پر کیچڑ اچھالی تو مت پوچھو میری کیا حالت ہوئی۔ خیر چھوڑیے، اب خون جلانے سے کیا فائدہ، یہ بتائیے کہ پھر ہوا کیا؟ پھر بس یہی ہوا کہ اوور کوٹ اتار کر ڈرائی کلینر کو دیا۔ یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت ایک دکان کھلی مل گئی۔ اور یہ آپ کی انگلی پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ یہ تحفہ ٹائر بدلنے کے دوران ملا ہے۔ منیر اس سے ہاتھ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ہم نے کافی عرصے سے جیک استعمال نہیں کیا، شاید اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں ایک تیز نوکدار سی کیل لگی ہوئی تھی۔ اس سے تو شاید ابھی تک خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، پٹی سرخ نظر آ رہی ہے۔ آپ مجھے دکھائیے، میں اسے اچھی طرح سے صاف کر کے دوا لگا دیتی ہوں۔ یہ کام میں خود کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زخم خاصی بدصورت چیز ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس دنیا کی بدصورت چیز پر تمہاری نظر نہ پڑے۔ آپ مجھے دکھائیں تو صحیح، زخم زیادہ گہرا تو نہیں ہے۔ اس نے منیر کا ہاتھ پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھائے، لیکن عجیب بات تھی، منیر نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا نا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ زخم ہے تو ذرا گہرا ہی، لیکن تشویش کی بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں چلا گیا جہاں دوا کیبنٹ میں موجود تھی۔ دروازہ اس نے بند کر لیا، پھر ہلکی سی کلک کی آواز سے پتہ چل گیا کہ دروازہ لاک ہو گیا ہے۔ گویا وہ نہیں چاہتا تھا کہ فائزہ اسے پٹی تبدیل کرتے ہوئے دیکھے۔ فائزہ بیڈ کی پٹی پر ساکت اور جامد بیٹھی تھی، اس کے حسین چہرے پر سوچوں کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ منیر کافی دیر بعد باتھ روم سے نکلا، وہ کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا اور انگلی پر پٹی بھی۔
एक हाथ से उसने दूसरे हाथ पर न जाने किस तरह पट्टी की होगी। उसके हाथों से जख्मों की मखसूस दवाई की बू आ रही थी। फायजा उस वक्त तक वहीं अपनी जगह बेहिस और हरकत बैठी थी। तुम इतनी परेशान और फिक्रमंद क्यों नजर आ रही हो? सुबह मैंने ख्वाब किसी सूरत में जिस वाक़े की झलक देखी थी वो आज रात रोनुमा हो चुका है। किसी छोटे से ब्यूटी पार्लर में 2 लड़कियों को इंतहाई सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया है। फायजा धीमे लहजे में बोली। उसके लहजे की तह में बहुत ही अजियत थी। ओह, वो चौंक कर बोला। फायजा ने महसूस किया कि उसने बेजान से अंदाज में मायूसी और हैरत का इजहार करने की कोशिश की थी। तुमने इस सिलसिले में पुलिस से राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की? वो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, न जाने क्यों नजरें चुरा रहा था। नहीं, कोई फायदा नहीं। फायजा बोझल सांस लेकर बोली। एक तो मंजर मुझे ऐन उस वक्त नजर आना शुरू हुआ जब कातिल जाए वारदात पर पहुंच चुका था। दूसरे, मुझे उस जगह के बारे में जरा भी सुराग नहीं मिला। आप थे तो वहां पर, आपके सामने ही सारी बातें हुई हैं। बताया तो था आपको मैंने। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें कब पता चलेगी वो बात, और पुलिस ने तुम्हें खबर दे ही दी। जाहिर है अब इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? मुनीर उसके करीब आते हुए बोला। वो बहुत खतरनाक मंजर था मुनीर, आप मेरे साथ उस वक्त मंजर देख रहे थे। खिलौनों का टूटना, किरचियां बिखरना, आखिर क्या था वो? आप जानते हैं ना कि कातिल के बहुत नजदीक पहुंच गई थी। उसके चेहरे को देखने वाली थी और उसने न जाने ऐसा क्या किया कि उसके चेहरे को मैं नहीं देख सकी। धुंध छा गई, वो गायब हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? तुम ख्वामखा ही शहर के दुखों को लिबादे की तरह ओढ़ चुकी हो। उसने तलखी से कहा। इस किस्म के वाकयात को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उस वक्त मैं खामोशी से इसलिए निकल गया था कि मैं क्या कहता तुमसे। तुम्हें ये ख्वाब दिख रहे हैं, तुम्हें मंजर दिख रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? फायजा, छोड़ो, अपने जहन पर इतना जोर मत दिया करो। देखो, तुम उस कत्ल को रोक तो नहीं सकी, पुलिस भी नहीं पहुंच सकी, लेकिन अब क्या हो सकता है? खुद को इतनी अजियत में मुब्तला ना करो। उसकी बात पर वो खामोश हो गई। क्या कहती कि उसका अंदाज उसको बहुत बुरा लग रहा था। एक शख्स जो उसकी मोहब्बत था, सबसे लड़के उसने मोहब्बत की उससे और शादी की, अपने भाई के खिलाफ जाकर उसको अपनी जिंदगी में शामिल किया, और आज वो कह रहा है कि छोड़ दो इन बातों को। वो लड़कियां जिनको अपनी नजरों के सामने वो कत्ल होते हुए देख रही, उनके लिए कह रहा है छोड़ दो ये सारे गम लेना। खामोशी से सो गई। दूसरे दिन वो अपने एक डॉक्टर से मिली जो उसके फैमिली डॉक्टर थे और उसके बुजुर्ग भी। आते ही कहने लगी, डॉक्टर मोइन, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी पिस्तौल इस्तेमाल करना सिखा दें। डॉक्टर मोइन चंद लम्हे खामोशी से पिस्टल की तरफ देखते रहे। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें निशानेबाजी की मशक करा दूं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वो झेंप कर बोली। मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे बाकायदा शूटिंग और सही निशाना लगाना सिखाएं, बल्कि मेरा मतलब है 2-1 ज़रूरी और बुनियादी बातें मुझे बता दें, जिसके बाद ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ गोली चला सकूं, ख्वाह वो निशाने पर लगे या न लगे। बस इतना हो जाए कि पिस्टल चलाने की कोशिश में खुद अपने आप को जख्मी न कर बैठूं। ये पिस्टल तुमने लिया कहाँ से है? मुनीर का है, लाइसेंस भी उसी के पास है। तो फिर तुमने इसे चलाना क्यों नहीं सीखा? फायजा एक लम्हे खामोशी से उनकी तरफ देखती रही, फिर धीमे से लहजे में बोली, आप इस सवाल के जवाब से अच्छी तरह आगाह हैं। शक का जो सांप मेरे जहन में रेंग रहा है उससे आप बेखबर नहीं हैं। मुनीर से तो ये बात खुफिया में रखना चाहती हूँ कि मैं अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार उठाने का हौसला भी कर सकती हूँ। उसके सामने तो मैं वही नर्मो नाजुक और बेबस फायजा रहना चाहती हूँ जो इंतहाई मामूली खतरे का सामना करने के लिए उसके मजबूत बाजुओं की मोहताज है। डॉक्टर मोइन ने एक तवील सांस ली और पुरख्याल लहजे में चल लम्हे खामोशी से फायजा की तरफ देखते रहे। बिलाखिर वो नीची आवाज में बोले, फायजा, शक का जो सांप तुम्हारे जहन में रेंग रहा है उसके बारे में तुम मुझे आगाह करके बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। मुझे मालूम है आप जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। इसीलिए तो मैं ये पिस्टल लेकर आपके पास आई हूँ कि मेरा कोई राजदा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस पर एतमाद कर सकती हूँ और किस पर नहीं, लेकिन पापा के बाद अगर जिंदगी में मुझे किसी पर मुकम्मल भरोसा हुआ है तो वो आप हैं। उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई थी क्योंकि उसने मुनीर को बारहा बताने की कोशिश की। उसके सामने तमाम राज उगले, उसके सामने ब्यूटी पार्लर का वो मंजर भी देखा, पर उसने यकीन नहीं किया और फिर उसको शक हो रहा था कि उस दिन
वो अचानक कहाँ चला गया था? कहाँ? उसने सही से उसको बात भी नहीं बताई थी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बेटा तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस न लगने दूं, डॉक्टर मोइन ने खुलूस से कहा। फिर एक लम्हे के लिए रुके। ये तुम्हें पिस्टल मुनीर की दराज से निकालने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या तुम्हें मुनीर पर शक है? और आमिर कहाँ है? आजकल वो नजर नहीं आ रहा है। आमिर ये कहकर गया है कि वो दूसरे शहर जा रहा है। वो तो मेरा भाई है, उसको मेरी फिक्र ही है। लेकिन अब तक मैं भयानक मौत के खतरे को दूसरी नामालूम लड़कियों की तरफ बढ़ते हुए महसूस करती थी, कभी वक्त से पहले और कभी ऐन वक्त पर। लेकिन अब मैं खतरा अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस कर रही हूँ। बल्कि कल रात तो एक ख्वाब ने मुझे बता दिया कि नामालूम दरिंदा सिफत कातिल ने मेरे कत्ल के लिए एक मखसूस रात का भी तयन कर लिया है। उसने बिलाखिर मुझे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है। कब हुआ ये सब? कल रात जब मैं मुनीर को देख रही थी, उससे बात कर रही थी, उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ गया है, लेकिन उसने मुझे टाल मटोल करके बात को नजरअंदाज कर दिया। न जाने क्यों मुझे उस पर शक हो रहा है, जबकि वो मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पर उसने मुझसे कोई बात वाजे नहीं की। लेकिन किस दिन होगा? कुछ ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। फायजा के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ख्वाब से जो नतीजा अखज़ किया है उसके मुताबिक वो कल रात किसी भी वक्त मुझे एक इबरतनाक अंजाम से दो चार करने के लिए सामने आएगा। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल सुकूत छा गया। अचानक डॉक्टर मोइन को जैसे कुछ ख्याल आया और उन्होंने मेज पर झुकते हुए पूछा, फायजा, तुमने कभी मुनीर के माजी को कुरेदने की कोशिश नहीं की? वो कौन है? कहाँ से आया है? कर चुकी हूँ कोशिश, फायजा ठंडी सांस लेकर बोली। वो बहुत सरसरी और जान छुड़ाने के से अंदाज में बताते हैं कि उन्होंने एक गांव में परवरिश पाई है। लड़कपन में ही नौकरी की तलाश में कराची आ गए थे। माँ बाप उसी जमाने में फौत हो गए थे। कराची में उन्होंने काफ़ी मुसीबतें उठाई हैं, नौकरियाँ की, मेहनत मजदूरी की, मैट्रिक तक उन्होंने तालीम हासिल की। बस फिर ज़ाती शौक और लगन की वजह से वो रफ्ता रफ्ता सहाफ़त यानी मीडिया में दाखिल हो गए। और फिर इसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई। उनकी शख्सियत देखकर मैं मजबूर हो गई कि उनसे शादी कर लूँ। मजबूत इंसान मेरी कमज़ोरी है, लेकिन वो ऐसा इंसान है जिसके मजबूत कंधों पर सर रखकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। पर अजीब बात हुई है, कई दिनों से उनका रवैया मुझे मशकूक लग रहा है। मुझे शक हो रहा है, न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार ये बात आ रही है, वो कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। डॉक्टर मोइन ने एक बार फिर ठंडी सांस ली और सोच में डूब गए। एक लम्हे के बाद वो फायजा की आंखों में झांकते हुए बोले, कल रात के बारे में तुम्हारा वजदान यानी तुम्हारा जहन पर यकीन है? हाँ, मेरी गैबी कुव्वतें मुझे एहसास दिला रही हैं कि कल की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। फायजा ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, यानी शक का पहलू बाकी है। शक का पहलू तो हमेशा बाकी रहता है। मुकम्मल और यकीनी इल्म तो अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं हो सकता है। मैं इंसान हूँ, मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन जो सलाहियत मुझे दी गई है उसकी बिना पर मुझे ये बता दिया गया है। अब तक दूसरी लड़कियों को मरते हुए देखा है, अब मेरी बारी है। अगर आपको पिस्टल के इस्तेमाल के बारे में कुछ मालूम है तो मुझे बता दीजिए, वो तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर मोइन ने पिस्टल उठाकर उसका जायजा लेते हुए बोला। शायद वो यही चाहती थी कि मुनीर ने अपनी दानिश में बजुबानी खामोशी उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया था और अपनी उदासी को सीने में छुपाए स्टडी रूम में चला आया था। मेज पर बैठकर वो बेमकसद से अंदाज में उल्टे सीधे नक्शे बनाने लगा था। ये उसका मशगला था। जब उसे अपना जहन बटाना होता था तो वो उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े नक्शे बनाने लगता था। मकानों के पिस्टल को इस्तेमाल करने का तरीका वो बता चुके थे। वो घर आ गई, बहुत खामोश रहने लगी थी। उसका रवैया मुनीर के साथ अब उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। वो एक सर्द, नाबहरबान और उदास कर देने वाली रात थी। वो घर पहुंचा तो फायजा ने भी उसका इस्तेमाल कदरे सर्द और उखड़े उखड़े से अंदाज में किया। वो महसूस कर रहा था कि चंद दिन से फायजा का रवैया उसके साथ बदला बदला सा था। उसके अंदाज और अतवार में वो गर्मजोशी नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुनीर की कुर्बत से बचने की कोशिश करती थी। मुनीर ने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा था जिसकी तलब में वो हर पल दीवाना रहता था, जो चंद दिन पहले तक उस पर जान निसार करती थी, उसकी खातिर जीती थी। वो शरीके हयात भी न जाने क्यों उससे दामन बजाने लगी थी, नजर चुराने लगी थी। अभी मुनीर ने इस मौजू पर फायजा से कोई बात नहीं की थी। वो खामोशी से सूरत हाल का जायजा ले रहा था।
अपने तौर पर मसले को समझने की कोशिश कर रहा था। आज भी उसने बेडरूम में जब फायजा की सर्द मोहरी को महसूस किया तो बात करने का इरादा किया, मगर कुछ सोचकर वो उठकर स्टडी रूम में चला आया। फायजा से उसने यही कहा था कि उसका कुछ लिखने का काम करने को जी चाह रहा है, शायद उसे देर लग जाए। फायजा का अगर जी चाहे तो सो जाए, सड़कों के शहरों के नक्शे जैसे भी बनाता रहता, फिर कागजों को टोकरी में फेंक देता। उस वक्त वो अपने उसी मशगले में मुनहमिक था जब अचानक स्टडी का दरवाजा खुला और उसने चौंक कर सर उठाया। उसका ख्याल था शायद कुछ सोचकर फायजा उसे बुलाने आ गई होगी, मगर दरवाजे पर फायजा के बजाय उसके भाई आमिर को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। आमिर के चेहरे पर भी हैरत के आसार नमूदार हुए थे। शायद उसे भी स्टडी में मुनीर की जगह किसी और की मौजूदगी की तवक्को थी। ये तुम अचानक यहाँ कैसे? फायजा मुनीर पर शक क्यों कर रही है? आखिर क्या छुपा हुआ है इन बातों में? फायजा को क्या उसके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे? कौन है वो दरिंदा नुमा कातिल? कौन है जो तमाम लड़कियों को मार चुका है और फिर उसका आखिरी निशाना है फायजा, जो कि उसको देखने की कोशिश कर रही थी? क्या वो उसका खात्मा कर देगा? आखिर किसका होने वाला है अगला कत्ल? ये जानने के लिए आखिरी एपिसोड जरूर देखिएगा।